डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एनीमिया. So let's start the types of anemia. So first one is the iron deficiency anemia. So iron deficiency anemia है, it is the most common type of anemia. जो iron deficiency anemia है, ये most common type of anemia है, and it occur due to the deficiency of iron in diet and inadequate absorption or excessive loss of iron. So ये होता क्यों है? जब डिफिशियंसी हो जाती है आयरन की डाइट में, अगर हम डाइट में प्रॉपर आयरन नहीं लेते हैं तो उसकी कमी से, एंड इनएडिक्वेट अब्जॉर्प्शन और एक्सेसिव लॉस ऑफ आयरन, या फिर जो अब्जॉर्प्शन है आयरन का वो प्रॉपर ना हो पाए, नहीं हो पाता है, या फिर लॉस ऑफ आयरन, आयरन के एक्सेसिव लॉस हो जाने की वजह से, फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हो गया या अदर कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि आयरन लॉस हो गया या ब्लड लॉस होगा, तो साथ में आयरन लेवल भी उसका कम होगा. सो ये कॉजेस हो सकते हैं. देन आरबीसीज आर माइक्रोलाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक. जो इसमें आरबीसीज होती हैं वो माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक हो जाती हैं एनीमिया में, जिससे माइक्रोसाइटिक मीन्स कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो एबनॉर्मली स्मॉल हो जाती हैं, एंड जो पेलर एंड यूजली पेल इन कलर की हो जाती है इन द हाइपोक्रोमिक, क्योंकि सफिशिएंट जो ऑक्सीजन है वो नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जो आरबीसीज हैं वो पेल इन कलर की हो जाती हैं. सो ये माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक टाइप्स ऑफ आरबीसीज इसमें देखने को मिलती है. इट इज कॉमनली प्रेजेंट इन अ डेवलपिंग कंट्रीज. सो ये इस टाइप की एनीमिया जो है मोस्टली लाइक डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया में, एंड स्पेशली इन द menstruating women and young children. So जो menstruated women होती हैं, जो young children होती हैं, उनमें ज्यादा देखने को मिलता है इस टाइप की एनीमिया. देन कॉजेस क्या हो सकते हैं? आयरन लॉस्ट थ्रू द स्वेट, सॉरी ये थोड़ा मिस हो गया है, स्वेट, स्वेट के थ्रू, क्या स्वेट के थ्रू आयरन लॉस ड्यू टू द स्वेट. 15 mg, जो 15 mg पर मंथ क्या होता है, 15 mg पर मंथ जो आयरन लॉस्ट होता है. देन सेकेंड वन, हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन. अगर हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन है, सो ईच वॉर्म एक्सट्रैक्ट अप टू 0 to 0.5 ml ऑफ ब्लड डेज. सो ब्लड पर डे, सॉरी ब्लड पर डेज के हिसाब से. सो ये भी एक कॉज हो सकता है हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन. नेक्स्ट वन, रिपीटेड प्रेगनेंसी एट शॉर्ट इंटरवल. अगर जो मदर है या फिर जो मैरिड वुमेन है, अगर उसकी प्रेगनेंसी मल्टीपल या इंटरवल, लेस इंटरवल पे हो रही, लाइक 1 साल के बाद दूसरे साल में दूसरा बेबी या तीसरे साल में तीसरा बेबी, तो ऐसा हो सकता है. इसकी वजह से भी क्या होगा कि ब्लड की कमी होगी एंड एक्सेसिव लॉस होगा. सो ये भी रिपीटेड प्रेगनेंसी वन ऑफ द कॉज ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया. देन एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे अगर ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है ड्यू टू एटॉनिक यूट्रस एंड क्रॉनिक मलेरिया. जिस भी पर्सन को क्रॉनिक मलेरिया या यूट्रानिक यूट्रस होता, एटॉनिक यूट्रस होता है, उसमें क्या होता है कि जो मेंसेस के टाइम पे जो ब्लड है वो एक्सेसिव लॉस होता है. तो ये कुछ कॉजेस हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के. नेक्स्ट वन इज द डायग्नोसिस. तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे? असेस द सीरम फेरेटिन means tissue store iron in this form and label to detect the iron deficiency into serum. सेकेंड हम क्या कर सकते हैं? आयरन फास्फोरस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग अबाउट 23%. सो ये एक हम टेस्ट कर सकते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि जो पर्सन है उसको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है कि नहीं. नेक्स्ट वन इज द मेडिकल मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं? एडवाइस टू टेक अ आयरन रिच फूड. सबसे पहले हमें जो भी पर्सन है उसको आयरन रिच फूड को एडवाइस करना है कि वो प्रॉपरली लाइक डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स होने चाहिए, स्पिनच होने चाहिए, जैगरी, ड्राइड फ्रूट्स लेना चाहिए, योगोल्क एंड लीवर मीट्स एंड विथ विटामिन सी. सो विटामिन सी फॉर एग्जांपल मल्टीविटामिन एंड फ्रूट जूस, जिससे कि जो आयरन का ऑब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपर हो सके. सो ये अगर विटामिन सी के साथ लेते हैं तो इंक्रीज करता है आयरन ऑब्जॉर्प्शन को. देन टेक अ आयरन सप्लीमेंट बिटवीन मील्स एंड नॉट टेक विद द मिल्क और एंटासिड. और बिटवीन मील्स के खाने के साथ आयरन सप्लीमेंट लेना है, लेकिन कभी भी मिल्क या एंटासिड जो भी होते हैं उनके साथ नहीं लेना है. जैसे फर्स्ट वन इज द ओरल आयरन प्रिपरेशन. ओरल आयरन प्रिपरेशन कैसे बना कर सकते हैं? सो फेरस सल्फेट मोस्ट अब्जॉर्बल फॉर आयरन. जो फेरस सल्फेट है वो सबसे ज्यादा अब्जॉर्बल होती है इन द आयरन में. सो फेरस फ्यूमरेट एंड फ्यूरस ग्लूकोनेट एंड फेरस सक्सिनेट एलिमेंट्री आयरन फॉर 30 to 35
पर्सन ओरल आयरन प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं ओरल आयरन के? तो इसमें हो सकता है नोजिया, वॉमिटिंग एंड स्टेनिंग ऑफ टीथ, मेटालिक टेस्ट एंड कॉन्स्टिपेशन, ब्लैक स्टूल देखने को मिलेगा। एडवाइस टू टेक अ लिक्विड आयरन प्रिपरेशन थ्रू अ स्ट्रॉ एंड टू अवॉइड टू स्टेनिंग ऑफ टीथ। तो इस वजह से जो भी आयरन अगर ओरल ले रहे हो तो प्रेफरेंस करना चाहिए कि स्ट्रॉ से लें, डायरेक्ट जो है नहीं लेना चाहिए, जिससे टीथ में क्या होगा कि स्टेनिंग के चांसेस कम रहेंगे। एंड आल्सो ब्रश टीथ इमीडिएटली आफ्टर गिविंग द आयरन प्रिपरेशन विया माउथ। जो भी आयरन प्रिपरेशन जो हमने प्रिपेयर किया अगर माउथ से ले रहे हैं तो तुरंत इमीडिएटली क्या करना चाहिए, पर्सन को ब्रश करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द पेरेंटल आयरन प्रिपरेशन। हमने बात करी ओरल की, अब बात करेंगे पेरेंटल। So parental and iron preparation used parentally where iron dextran 50 mg elementary iron per ml and iron sorbitol citric acid, for example jactoferol 150 mg elementary iron per ml and iron sucrose। ये रूट क्या हो सकता है पेरेंटल का? इंट्रामस्कुलर डीप इनटू द ग्लूटियल। क्या क्या हम किस किस रूट से दे सकते हैं? ग्लूटियल मसल्स में डीप बाय जेट ट्रैक मेथड के थ्रू। ठीक है, जेट ट्रैक मेथड और एयरलॉक मेथड टू प्रिवेंट द बैकवर्ड लीकेज ऑफ इरिटेटिंग ड्रग्स। सो नेवर रब और मसाज द साइट ऑफ आफ्टर इंजेक्शन। जो भी हम साइट पे इंजेक्शन देंगे तो हमें जेट ट्रैक मेथड से देना है, एयर लॉक मेथड को फॉलो करते हुए, जिससे बैकवर्ड या फिर लीकेज ना हो। एंड नेवर रब एंड मसाज द साइट ऑफ साइट आफ्टर इंजेक्शन। इंजेक्शन के बाद उसको रब नहीं करना। इंट्रावीनसली अगर देखें तो मिक्स 2 ml ऑफ इंजेक्शन विथ ग्लूकोज लाइन एंड सोल्यूशन विथ इन्फ्यूज विद 6 to 8 hours में देना है इंट्रावीनसली। देन एस्टिमेशन ऑफ आयरन रिक्वायरमेंट इन एमजी। अगर एमजी में एस्टिमेट किया जाए तो आयरन रिक्वायरमेंट कितना दे सकते हैं, तो हम कुछ फार्मूला है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4.4 बॉडी वेट पर केजी इंटू हीमोग्लोबिन डिफिसिट ग्राम पर डीएल। सो हम इससे एस्टिमेट कर सकते हैं आयरन रिक्वायरमेंट कितनी है किसी भी पर्सन की। इफ एचबी लेवल अगर हम देखते हैं, इफ एचबी लेवल 56 ग्राम परसेंट से कम है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। तो उस जगह पे हमें क्या करना होगा, कोई भी पर्सन है उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ही आयरन जो है पहुंच देना पड़ेगा। नेक्स्ट वन है द सेकेंड पर्नीसियस एनीमिया। पर्नीसियस एनीमिया को हम एडिशंस एनीमिया भी कहते हैं। सो दिस एनीमिया ड्यू टू द डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर और ड्यू टू एट्रोफिक गैस्ट्रिक म्यूकोसा की वजह से। इंट्रिंसिक फैक्टर जो होते हैं सिक्रेटेड बाय पैराइटल सेल एंड गैस्ट्रिक म्यूकोसल ग्लैंड के थ्रू एंड विच इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। सो ये जो पैराइटल सेल्स एंड गैस्ट्रिक म्यूकोसा ग्लैंड्स होती हैं ये हेल्प करती हैं आयरन विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन में। इट इज मोर कॉमन इन फीमेल, ये फीमेल में मोर कॉमन होती है। इसमें माइक्रोसाइटिक एंड नॉन माइक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलता है। डायग्नोसिस क्या कर सकते हैं इसमें? चिलिंग टेस्ट कर सकते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अक्सर जो है गवर्नमेंट एग्जाम से पूछा जाता है। सो चिलिंग टेस्ट कर सकते हैं यूज टू असेस द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बाय गिविंग द ओरल रेडियो एक्टिव विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, जिसका विटामिन B12 है, एंड इंजेक्टेड नॉन रेडियो एक्टिव विटामिन B12। इट इज यूज प्राइमरली टू डायग्नोज द पर्नीसियस एनीमिया। सो पर्नीसियस एनीमिया को डायग्नोज करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। ट्रीटमेंट जो है वो है इंजेक्शन ऑफ विटामिन B12। इंजेक्शन किसका दे सकते हैं? विटामिन B12 का। Next one is the megaloblastic anemia. Megaloblastic anemia, it is due to the dietary deficiency, mainly by the folic acid and also by amino and vitamin B12। So ये इसकी कमी की वजह से ये अनीमिया देखने को मिलती है। फोलिक एसिड मेन कॉज है, बट आल्सो सम आर द विटामिन जो है वो विटामिन हमारा जो है 12 भी की वजह से भी होता है। सो विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड आर नेसेसरी फॉर DNA synthesis and cell division. So the absence of vitamin B12 and folic acid, cells are unable to divide and increase the size.
सो इट कॉल्ड द मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। सो अगर डीएनए सिंथेसिस करने का काम एंड सेल डिवीजन में हेल्प करता है विटामिन बी 12 एंड फोलिक एसिड, अगर इसकी कमी हो जाएगी, एब्सेंस हो जाएगा, तो सेल डिवीजन प्रॉपर नहीं हो पाएगा एंड अनेबल टू डिवाइड एंड इंक्रीज इन साइज, और साइज में भी इंक्रीज नहीं हो पाएगा। सो इट इज कॉल्ड द मेगलोब्लास्टिक एनीमिया एंड इट इज ऑल्सो द माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया। एंड इसमें भी जो माइक्रोसाइट जो सेल्स होती हैं, आरबीसी सेल्स, वो लार्ज हो जाती हैं एंड हाइपोक्रोमिक इनसफिशिएंट ब्लड की वजह और ऑक्सीजन की वजह से कलर जो है वो पेल हो जाता है। नेक्स्ट वन इज द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हम विटामिन बी 12 दे सकते हैं एंड फोलिक एसिड रिच डाइट लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फॉर एग्जांपल स्पिनच हो गया, एंड एडमिनिस्टर द ल्यूकोबोरिन कैल्शियम दे सकते हैं, द कैल्शियम साल्ट ऑफ फोलिक एसिड। देन ल्यूकोबोरिन कैल्शियम यूज टू ट्रीट द मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, सो antagonist the effect of methotrexate on normal cell when the methotrexate is being used to treat the malignancy. Next one is the aplastic anemia, hypoplastic anemia. So aplastic anemia is due to the bone marrow failure or bone marrow depression. ये bone marrow failure या bone marrow depression की वजह से देखने को मिलता है। So it may primary present at birth और secondary required। ये birth के से ही हो सकता है या फिर secondary acquired हो सकता है throughout the life। Then it cause include like chronic exposure of माइलोसॉक्टिक एजेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हो गई, उसके एक्सपोजर की वजह से, या फिर रेडिएशन के एक्सपोजर की वजह से, या फिर वायरल इन्फेक्शन फॉर एग्जांपल एचआईवी एंड हेपेटाइटिस वायरस की एक्सपोजर की वजह से। देन बोन मैरो डिप्रेशन में भी एक जेनेटिक आइडियोपैथिक में भी जो बोन मैरो डिप्रेशन है वो जेनेटिक हो सकता है 1% मतलब जेनरेशन से हो सकता है, बाय बर्थ मिल गया, या फिर आइडियोपैथिक जिसका कॉज अननोन है। देन it caused the cytopenia, pancytopenia. So decrease the number of all blood cells of the blood। cytopenia का मतलब कि जितने भी blood cells हैं उनका नंबर डिक्रीज हो जाता है। Then diagnosis bone marrow aspiration, so the conversion of red bone marrow to fatty bone marrow। so इसमें आपको देखने को मिलेगा bone marrow aspiration करेंगे तो उसमें जो conversion आपको देखने को मिलेगा red bone marrow से fatty bone marrow में। Then treatment क्या कर सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। नेक्स्ट वन इज द थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो है ये कॉन्जेनिटल एनीमिया है दैट इज ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इट इज आल्सो नोन एज द कूलीज एनीमिया या मेडिटेरेनियन एनीमिया भी इसे हम कहते हैं। ये बीटा थैलेसीमिया मेजर इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, जैसे कि जो थैलेसीमिया है दो टाइप का होता है, एक अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया जो होता है वो डिफेक्ट करता है डिफेक्ट इनटू द अल्फा ग्लोबुलिन चैन ऑफ हीमोग्लोबिन, एंड जो बीटा थैलेसीमिया होती है वो डिफेक्ट इनटू द बीटा ग्लोबुलिन चैन ऑफ हीमोग्लोबिन। सो ये जो बीटा थैलेसीमिया है ये मेजर ऑटोसोमल रिसेसिव टिश्यू डिसऑर्डर है। बीटा थैलेसीमिया इज कॉज्ड बाय द पॉइंट म्यूटेशन और डिलीशन इन द बीटा ग्लोबुलिन जीन क्रोमोसोम 11, और जो अल्फा थैलेसीमिया होती है बाय द डिफेक्ट इन द क्रोमोसोम 16। जो अल्फा क्रोमोसोम में जो है डिफेक्ट किस में हो जाता है, क्रोमोसोम 16 में। एंड इट इज द माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ये क्या है, माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। The next one is the next and last one is the sickle cell anemia. Sickle cell anemia is hemoglobinopathies भी इसको हम कहते हैं। Sickle cell anemia is RBC contain the normal hemoglobin which in absence of oxygen convert into sickle cell। So जो RBCs होती हैं वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन को कंटेन करती हैं, लेकिन अगर इन द absence ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या हो जाता है, जो RBCs हैं वो शेप किसका ले लेती हैं, सिकल सेल का। सिकल सेल का शेप ले लेती हैं एंड सेल बिकम आ रिजिड, और वो सेल जो है वो रिजिड हो जाती हैं, क्लम्प हो जाती हैं टुगेदर, सो ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड कैपिलरी, जिसकी वजह से जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। इट अकर्स ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड टू वेलिन यानी कि अमाइनो एसिड एट अ पोजीशन ऑफ 6
of बीटा ग्लोबुलिन पॉलीपेप्टाइड की जगह पे। देन सिकल सेल ब्लॉक द ब्लड वेसल्स ऑफ वेरियस ऑर्गन, डैमेज हो जाते हैं। जिस सिकल सेल की वजह से क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है ब्लड कैपिलरीज में, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेरियस जो ऑर्गन है वो डैमेज हो सकते हैं, लाइक ब्रेन, किडनी, लंग्स एंड स्प्लीन। Then it is also inherited autosomal recessive trait like thalassemia. So precipitating factor आपको क्या देखने को मिलेगा इसमें, sickling like sickle cell crisis जिसे हम कहते हैं, sickle cell crisis में like fever, dehydration, stress and any condition and increase the oxygen need जो आपको देखने को मिलेगा। Then patient with the sickle cell disease resistant to falciparum malaria in early childhood। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं सिकल सेल एनीमिया के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। देन आल्सो एडमिनिस्टर द एडिक्वेट ऑक्सीजन एंड फ्लूइड टू प्रिवेंट द डिवोर्स एंड सिकलिंग प्रोसेस, यानी कि जो सिकल सेल क्राइसिस है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ एनीमिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।